एक तो वो वक्त था जब रेफरेंस बाद में बना करते थे और गिरफ्तारियां पहले हो जाया करती थी। एक वो वक्त था जब नवाज शरीफ का पर जिस तरह से केसेस बन रहे थे और जिस तरह से ट्रायल हो रहा था उनका, और एक आज नैब का रवैया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अहम गुफ्तगू है जिसमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, इसलिए कि मामला जात अदालतों के सामने है। लेकिन कुछ ऐसे हकायक जो बिल्कुल नज़रों से पोशीदा नहीं है, उनके ऊपर अब बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि एक तो अदलिया का माहौल बदल चुका है, अदलिया की क़यादत बदल चुकी है। वो सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। अगर आपको याद हो तो पंजाबी ज़बान में एक प्रोवर्बियल सेइंग है कि वकील रहने दो तो जज कर लो। तो वो इमरान खान साहब ने जो जज किए हुए थे, वो चाहे साकिब निसार थे, वो चाहे आसिफ सईद खोसा थे, वो चाहे गुलजार साहब थे, चाहे वो बदियाल साहब थे, वो बाकायदा उनका मुकदमा लड़ते थे, वो मुकदमा सुनते नहीं थे। वो वकीलों की तो ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी उनको, वो खुद से लुकमे भी देते थे और बाकायदा आर्ग्यू करते थे उनके लिए। ये दौर भी हमने देखा। खुदा का शुक्र है कि अब अदलिया में सैनिटी प्रिवेल्स, अब सूरत हाल उतनी गंभीर नहीं है जितनी हमने देखी है। दूसरा एक तासुर जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से भी दिया जा रहा है कि जी देखा, वो लेके आए हैं तो देखे किस तरह जल्दी जल्दी रिलीफ मिल रहा है। तो उनको थोड़ी सी तारीख अपने सामने रखनी चाहिए। ये वही मुकदमे हैं ना जिनमें 125 पेशियाँ भुगत चुके हैं नवाज शरीफ साहब, इसी जज के सामने अपनी बेटी के साथ। ये हकायक हैं या नहीं है? तो इसलिए ये नथिंग इज़ कमिंग एज ए फ्री लंच, ये होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि यानी जो बात मैं ख़ास तौर से करना चाहता हूँ वो ये है कि ये भी कहा गया कि जनाब ये भगौड़ा था। ये भगौड़ा कहते किसको हैं? भगौड़ा वो होता है जो कानून से बच के रूपोश हो जाए, चुपके से कहीं निकल जाए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। बाकायदा अदालत की तरफ से भी एक बॉन्ड के तहत उनको इजाज़त दी गई थी। उस वक्त के मुल्क के वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को ये बावर कराया कि ये शख्स मरने के बिल्कुल करीब है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इसमें वो तो हर 2 घंटे के बाद एक हेल्थ बुलेटिन जारी करती थी ना, अगर आपको याद हो तो। फिर इमरान खान साहब ने भी ये बयान अल्लाह वास्ते चैरिटी में नहीं दिया था, उन्होंने अपने फैसल सुल्तान साहब को भेजा। उन्होंने उनके तमाम टेस्ट को रीटेस्ट करवाया और अल्टीमेटली उन्होंने, तो भगौड़ा तो उसको कहते हैं जो कानून को हुडविग करके, कानून को वायलेट करके गया हो। तो मेरे ख्याल से भगौड़े का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं। मैं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो 4 साल तक वापस क्यों नहीं आए। वो जाने, उनके डॉक्टर्स जाने और अदालत जाने, ये उनको उनसे हिसाब लेना है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये केसेस बने किस तरह थे। अभी आपने उसकी तरफ हल्का सा इशारा किया। अगर मैं उसकी तफसील में जाऊँ तो पूरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो गुजर जाएगा। जिस तरीके से JITs बनी, जिस तरीके से निगरान जज मुकर्रर हुए, उन मुकदमों के बनने के ऊपर भी उस वक्त के लोगों ने, मैं आप एक ख़ास मिसाल आपको दे देता हूँ कि जब पनामा का केस जो है उसको अकामा बना के फ़ैसला लिखा गया, तो अली अहमद कुर्द साहब हैं कोयटा के, बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा था मैं उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने ये फ़ैसला लिखा है। यानी ये इतना बड़ा छुपा हुआ तंज था इसके अंदर जिसको साहिब अकल लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि एक और तासुर जो साथ साथ दिया जा रहा है वो ये कि जी देखिए फ़ौज लेके आई है इनको, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे, अंडरस्टैंडिंग के बाद। मैं इसको पार्शली मान लेता हूँ, लेकिन मुझे इसकी वजाहत करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इमरान को कौन लेके आया था? फौज लेके आई थी। इमरान को फौज ने नहीं निकाला, वो अपनी हरकत से गया है। वो अगर साइफर ना रह जाते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती, तो वो कहीं नहीं जा रहे थे। तो वो अपनी दुश्मनी उन्होंने खुद की है। दूसरी बात यह है कि इसको नवाज को क्यों लाया जा रहा है? फ़र्ज़ कीजिए हम मान लेते हैं कि जी हाँ जी उनको लाया जा रहा है, इसलिए कि इट्स ए सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। किसी ने तो डिलीवर करना है ना। दुनिया में अब फौजी हुकूमतें प्रवेल भी नहीं करती हैं और उनकी पजीराई भी नहीं होती है। लिहाजा किसी न किसी पॉलिटिकल फसाद की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ भी जो सक्सेसिव डिक्टेटर्स रहे उनको अल्टीमेटली अपने गिर्द एक सियासी हिसार बनाना पड़ा। लिहाजा पॉलिटिशियन के अलावा तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ इन ऑल हिज 3 टर्म्स हैड बीन एन एक्सेप्टेबल पर्सन इन द वर्ल्ड। दूसरा ये कि ग्राउंड के ऊपर उनके दौर के मंसूबे और जो लैंडमार्क्स हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। लोड शेडिंग, वो मैं उनके पार्टी के वकील की तरह बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये वो रियलिटीज़ हैं जो हमारी आंखों ने, जिस पर आज वो अपना नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं कि कारकर्दगी हमारी 2013 से 2018 तक जो रही। जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस बात पर मोतरज़ है वो है पीपल्स पार्टी।
पीपल्स पार्टी के दो जो रहनुमा हैं उनके बयान हमारे सामने हैं। तो बुखारी साहब किसी हद तक वो भी तो ठीक कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर वही सूरत हाल है। देखें ना, अगर आप बलूचिस्तान की हुकूमत किसी के लिए तोड़ दें तो आप ठीक हैं, आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में उस वक्त की अशराफिया या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का साथ दें तो वो ठीक है, और कोई दूसरा वो करे तो वो इकदाम गलत हैं। वैसे भी जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह ऐसे कहा जाता है, तो मुफाहमत किससे मुफाहमत है? हाँ नहीं, वो जाहिर है, वो आपको पता ही है जिससे मुफाहमत थी, लेकिन फिर भी हम अपने बयान में इनके बयान का तज़किरा ना करें थोड़ी सी ज्यादती होगी। पूरे तो हम नहीं दोहरा सकते, लेकिन दो चार जुमले जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तलिफ के फैसले अगर ऐसे ही होने हैं तो अदालतों को ताले लगा दें। ये है पीपल्स पार्टी और उनके जो हसन मुर्तज़ा हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ को लाडला प्लस बल्कि इमरान प्लस बनने की मुबारकबाद देते हैं। तो बुखारी साहब, यानी कि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबला आ चुकी है नून लीग के, और इनमें से एक तो अवाम को तो चूज करना है ना, तो इनमें से आप क्या समझते हैं कि कौन ठीक कह रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग रवायती हरीफ है। उन्होंने कोई भी इलेक्शन जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद के तहत नहीं लड़ा है। पंजाब में तो बहुत ख़ास तौर से, यानी जो युद्ध पड़ता है जिसको कहते हैं, वो हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहा है, सिवाय 2018 के इलेक्शन में, जबकि युद्ध तो था उन्हीं के बीच में, लेकिन उनके वोट को कम करने का, जिसको कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चुरा लिया गया, उसके तहत पीटीआई को जितवाया गया। ये भी अब बात कोई राज नहीं है, जो उसके करैक्टर थे वो सारे ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे चुके हुए हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी और नून लीग का आमना सामना तो रहेगा, और इस इलेक्शन में ये और ज़्यादा शदीद होगा। कुछ मकामात यानी इलाके ऐसे हैं, खित्ते ऐसे हैं पाकिस्तान के, जिन पर पीपल्स पार्टी को यानी असर रसूख उसका जो है वो बहुत ज़्यादा, सिंध उनका है, पिछले 20-25 सालों से सिंध उनका है। इसी तरीके से उनका दावा है पीपल्स पार्टी का कि जो सदर्न पंजाब है, जनूबी सूबा जिसको हम कहते हैं, उस इलाके में भी उनकी पजीराई बहुत है। फिर बलूचिस्तान में हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने ही सीटें ली हैं, जोड़ तोड़ में स्पेशल, और यही हाल जो है केपीके में। तो बुखारी साहब जी, जो नवाज शरीफ को इस वक्त लाडला कहा जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि अवाम में भी तो एक तासुर मौजूद होगा ना, आगे इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो जो अवाम का ये तासुर है कि वो लाडले बन के आए हैं, या आप देखिए अवाम सारी का ये तासुर नहीं है, ये उनके जो मुखालिफ हलके हैं, जो उनकी मुखालिफ पार्टियां हैं, ये उनका ख्याल है। आप इसको पूरी कौम की राय नहीं कह सकते, और ना ये पूरी कौम की राय है। देखिए, उन्हें इस इमेज से भी निकलना होगा, और उसके लिए यही है कि वो इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, हुकूमत बनाएं, और फिर इंडिपेंडेंट फैसले करें, तभी साबित कर पाएंगे ना वो। तो इलेक्शन होने तक तो ये सारा मामला इसी तरह चलता रहेगा। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को अब चाहिए कि उनको, चूंकि अदालतों से उनकी जान तकरीबन छूट गई है या छूट रही है, उनको अब पार्टी के अमूर की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए इलेक्शन से पहले। दूसरी बात यह कि एक तासुर देने की कोशिश की गई थी, वो भी जो है ज़ायल हो गया है, कि नून लीग शायद इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी का खास तौर से ये एक स्टांस रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन ये भी कहा जाता था कि नवाज शरीफ अगर वापस आ गए तो इसका मतलब इलेक्शंस जो है नजदीक होंगे। ये एक आम राय ये भी कायम हुई थी, लेकिन अब जितने भी बयानात हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या उनकी पार्टी के लोगों से सुन रहे हैं, उसमें यही है कि जी इलेक्शन तो अब जनवरी से आ जा सकते हैं, और नहीं जाने चाहिए।